Today our topic is ideal gas equation. मैंने कल आपको एक बात बताई थी, आइडियल गैस कोई भी नहीं होती है ना, लेकिन चलो इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आज फटो तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपने चार रूल पढ़े। फर्स्ट रूल कौन सा था? फर्स्ट रूल था आपके पास में बॉयल्स लॉ। सुना था क्या आप लोगों ने? बॉयल्स लॉ ने कहा था कि द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, जिसको हमने बाद में बताया था pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अगर गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ को आपने गैस की बजाय मैंने एक बार आपको लिक्विड पे समझाया था। चार्ल्स कहता है अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। दूध बाहर आते देखा है? गैस पे दूध बाहर आते देखा है। क्यों आया बाहर? क्योंकि गैस ऑन थी। ये समझो, टेम्परेचर बढ़ रहा था और दूध का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। चलो लिक्विड के लिए तो ये गैस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए मैंने कह दिया था V के अपॉन में T इज इक्वल टू K। ये दोनों दुश्मन है क्योंकि ये उधर जाके अपॉन में चला जाएगा, ये दोनों दोस्त है। तीसरे नंबर में मैंने आपको बताया था गैलो-सैक रूल, है ना। गैलो-सैक रूल भी आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा। प्रेशर कुकर में विसल आते वक्त, ये सब लोग कब आती है प्रेशर कुकर में विसल? जब टेम्परेचर बढ़ जाए। हाँ, जब गैस ऑन होती है। बंद गैस में आ जाएगी? नहीं आएगी। जब गैस ऑन थी तो क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया और कुकर ने अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए विसल मार दी। वेरी गुड। तो गैलो-सैक्स लॉ क्या बोलता है? P अपॉन में T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और लास्ट रूल है एवोगैड्रो। क्या बोलता है? हाँ, एवोगैड्रो रूल कहता है अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स भी बच्चों वाली बात है। देखो, एक गिलास दूध में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे कि एक ड्रम दूध में ज्यादा होंगे? एक ड्रम में, बिकॉज द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो अब मेरे को क्या किया? V अपॉन में N इज इक्वल टू K। पर इन चार इक्वेशन में राइट में कौन है वो बताओ? K। इधर भी कौन है? K। इधर भी कौन है? K। और इधर भी K। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। तो एक बार लिखना छोड़ करके पहले समझ लो, फिर आराम से लिखना चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट खींच दूंगा तुम लोगों के लिए। तो फिर मेरे पास में आ गया PV ऊपर भी दिख रहा है, ऊपर भी अपॉन में NT, यस और नो, इज इक्वल टू K और इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन चारों कांस्टेंट की जगह मैं अब एक नया कांस्टेंट रख रहा हूं और उसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। क्योंकि आप बात किसके लिए कर रहे हो? जल्दी बोलिए। R। और R क्या चीज है? जल्दी बोलिए। गैस कांस्टेंट। तो मेरे पास इक्वेशन आई PV इज इक्वल टू NRT। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो आइडियल गैस तो मैंने मेरे बच्चों को बताई दी थी। कौन सी गैस आइडियल है? जो हर कंडीशन पर सारे गैस रूल को फॉलो करे, दैट इज आइडियल गैस। क्या ऐसा हो सकता है? नो सर। ये तभी हो सकता है जब ये गैस आपके सामने ऐसे खड़ी जाए, जा तेरे में दम है तो मुझे लिक्विड में बदल दे। तो जब तक कोई गैस कंप्लीटली गैस फॉर्म में रहेगी तब तक वो क्या है? आइडियल है। पर क्या गैस लिक्विड में चेंज कर सकते हैं गैस को? तो इसका मतलब वो हमेशा के लिए आइडियल नहीं रहेगी। अब दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो हर बात पर आइडियल हो, हर बात में सच बोले, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बोलते ना, तू तो बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र है, तो हमेशा सच बोलने वाला सत्यवादी हरिश्चंद्र है ना। आप सोच के देखो, क्या वो कभी झूठ नहीं बोला होगा? एक तो जो थोड़ी थोड़ी बात में झूठ बोलते, हल्की हल्की बात में झूठ बोलते, वो ज्यादा आइडियल है, या जो बहुत मुश्किल पड़ने पर, किसी की जान बचाने पर झूठ बोले, वो आइडियल है? हाँ। तो हमारे पास भी दो गैसें होंगी, एक जो कम आइडियल होगी और एक जो ज्यादा आइडियल होगी। एक आइडियल गैस जिसको थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया और उसको ठंडी लगने लगी, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, और जरा सा प्रेशर इंक्रीज करते ही वो किस में बदल गई? बोलो। तो ये लेस आइडियल है और मोर रियल है। समझ आ गया? और एक वो गैस है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करने पर, ये देखो 3 निशान लगा दिए, और बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करने पर लिक्विड में चेंज हुई। तो ऊपर वाली मोर आइडियल के नीचे वाली मोर आइडियल? तो ऊपर वाली लेस आइडियल, यस और नो, और नीचे वाली मोर आइडियल। तो इन दो वर्डों से बच्चों को समझ आ गया होगा
कि कोई भी गैस कंप्लीटली आइडियल नहीं होगी। जो ज्यादा देर तक गैस स्टेज में रेजिस्ट करेगी, जो खड़ी रहेगी तुम्हारे आगे और बोलती रहेगी जा तेरे में दम है तो लिक्विड में बदल ले, उसको आप मोर आइडियल बोलोगे। क्योंकि दम तो फिर है ना, घड़ाई हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, ठंड बढ़ाते जाएंगे, और एक जो जरा सी टेम्परेचर कम करने पर, जरा सा प्रेशर इंक्रीज करने पर बदल गई, वो लेस आइडियल है, मोर रियल है। तो गैसेस कितने टाइप की हो गई? आइडियल और रियल, है ना। आइडियल गैसेस मस्ट फॉलो ऑल द गैसेस लॉ। क्या ये बात समझ आई? कोई बात नहीं, मैंने करा दी, एक ही बात है ना, कोई बात नहीं, उसका एक ही बात होगी, क्योंकि ऊपर पी आ चुका था ना, इसलिए नहीं है, ऊपर पी आ गया तो हमें दोबारा नहीं होता है। ओके, अब इसके बाद हमारे क्या है, अब आर की यूनिट की बात आती है। आर की यूनिट मेरे बच्चे बता देंगे। हाँ जी, पी को किस में लेते हैं, जल्दी बोलिए। प्रेशर को, हाँ, पास्कल में, बार में, एटमॉस्फेयर में, 3 मैंने बताई थी यूनिट, तुझे अलग से बताऊंगा। वी को किस में लेते हैं, मीटर क्यूब में या लीटर में, हाँ, इन दोनों में लेंगे। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स में लेंगे, और टी क्या होता है, केल्विन में। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूं, सुनना, तो ये हो गया जी मेरे पास 1 लीटर इनटू में 22.7 लीटर, ठीक है ना। एसटीपी में कुछ बुक्स ये बताती हैं, और 1 मोल हो गया, और टेम्परेचर आपको पता होगा 273.15। अब ये चल रहा है एटमॉस्फेयर में, किसमें चल रहा है, तो ये आंसर आएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। कल को आप कह दो नहीं सर हमारे को तो ये पसंद नहीं आ रहा, हमें तो आप कन्वर्ट करके दिखा दो पास्कल में। किसमें कन्वर्ट कर दो, पास्कल में। मैंने कल परसों बताया था 1 एटमॉस्फेयर किससे के बराबर होता है, 1.01325 into 10⁵ इतना सा बड़ा बोलेगा, पर मैं ज्यादा नहीं घुसता, इतना ही बहुत है, इनटू में 10⁵। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने मीटर क्यूब में लीटर को बदल दिया मीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब थे, तो बच्चा कहता है 22.7 into 10⁻³ मोल मोल ही रहेंगे, यस और नो, और टेम्परेचर सेम ही रहेगा। इसको अगर जाकर के अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा किसके अंदर, 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। अब मैं आपको इन दो वैल्यूज की असलियत बता देता हूं, और वो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आर आप बच्चों को परेशान करेगा, बिल्कुल करेगा, अगले चैप्टर में भी करेगा, लेकिन आज ही मैं उस परेशानी से बाहर निकाल देता हूं, ठीक है जी। आर कहेगा सर मेरी ना 2 वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं, 2। वैसे तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है, आर खून भी नहीं आएगा। अब आर कहता है कभी कभी तो मैं बन जाऊंगा 0.0821, और कभी कभी मैं बन जाऊंगा 8.314। क्या मैंने दोनों करवा दी? यस सर। लेकिन एक बात बताओ, लीटर में क्या नापते हैं, लीटर में क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर में प्रेशर, और जूल में क्या मेजर करते हैं, एनर्जी, वर्क डन। सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक ही बात है, वर्क के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है। अब मेरे बच्चे आपको आर परेशान करेगा, और आपको हमेशा आर की कितनी वैल्यूज मिलेगी, तो आज ही बता देता हूं। जब तेरे फॉर्मूले में आर बैठा होगा पी और वी के साथ, किसके साथ, पी और वी के साथ, तो तेरी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इसका यूनिट है इस वाली वैल्यू का लीटर, एटमॉस्फेयर, हाँ जी बोलो बोलो, मोल इनवर्स और केल्विन। पहले केल्विन होता, चलो एक ही बात है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और जब तेरे फॉर्मूले में आर बैठा होगा एनर्जी के साथ, किसके साथ, एनर्जी, तो तेरा यूनिट क्या होगा, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। और अगला चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, हिंदी में बताओ ऊष्मागतिकी, क्योंकि नाम पता लगता है। ऊष्मा मींस क्या होता है, हीट, हीट का मतलब एनर्जी, गति की मतलब गति, स्पीड, है ना। ऊष्मा का प्रवाह, फ्लो ऑफ हीट, और फ्लो ऑफ हीट तो ऑटोमेटिकली एनर्जी के अंदर बढ़ेगी। तो अगले चैप्टर में, हर चैप्टर में 8.314, पर कल को मैं छोटी सी चालाकी कर देता हूं, एटमॉस्फेयर की जगह बार लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, याद है एटमॉस्फेयर और बार अप्रोक्सीमेटली सेम थे, वेरी गुड, क्योंकि सर वाला नंबर था ना, मोबाइल नंबर 101, है ना। तो आपने ये बात बताई थी कि 1 जो एटमॉस्फेयर होता है
दैट इज इक्वल टू 1.013 बार, जिसको मैंने सेम ही मान लिया था। तो आपकी आर की वैल्यू 0.083 हो जाएगी। अभी कितनी है जल्दी बोलो? 821 है, बात कितनी हो जाएगी? 831। ये है बार, लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स और कैलोरी इनवर्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो इसमें डरना मत। मैं आपको बताता हूं ज्यादातर ये दो वैल्यूज मिलती हैं। मैक्स एक और बता दी, मेरा काम खत्म हो गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मोल बार लीटर मोल इनवर्स लीटर, ठीक है। इसके बाद में बारी आती है आपके न्यूमेरिकल की। वो न्यूमेरिकल आपको बोलता है कि मान लीजिए मेरे पास 1 मोल गैस है, आई हैव 1 मोल गैस। ऑब्वियस बात है, जब तक मैं रियल को नहीं बुलाता तब तक कौन सी गैस है? आइडियल। मेरा इनिशियल प्रेशर है P1, इनिशियल वॉल्यूम है V1 और इनिशियल टेम्परेचर है T1। कुछ बातें याद आ गई होंगी ना, क्योंकि मैं कई दिनों से यही तो कर रहा था। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अभी तेरे को बताया बेटे ना कि अगर स्टार्टिंग P1 V1 है वो K है, फिर P2 V2 है तो वो भी K है। उसके बाद क्या लगा? V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू उसी टाइप से सर कह रहे हैं कि सर मेरे पास 3 कंडीशन है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में मेरा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है P2 V2 और T2। अब एक बात बताइए, क्या गैस फिक्स है? वॉल्यूम फिक्स है गैस का 1 मोल। उसके बाद R भी क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या मैं लिख दूं P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू NR। क्या PV इज इक्वल टू NRT था? यस सर। थोड़ा यस नो बोलते जाओ। PV इज इक्वल टू NRT था। T को मैं कहां ले आया? PV अपॉन में T इज इक्वल टू NR। और सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा बोलो? P2 और V2 अपॉन में फिर से मैं वही छड़ी गली बात बोल देता हूं। जब राइट हैंड साइड क्या है तो इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लो। क्या बोलते हैं? कंबाइंड गैस। दिस इज नोन एज कंबाइंड गैस लो, क्योंकि मैंने दो चीजों को कंबाइन कर दिया। यस और नो? यस सर। एंड दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, हाँ जी। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, स्टेट, ठीक है जी। किसी भी स्टेट के लिए आपकी इक्वेशन होती है। गैस के स्टेट के लिए बना रहे हैं फिलहाल, तो ये देखिए जी लिखा होगा कहीं ना कहीं, अगले पेज पर आ जाओ, जरूर लिखा होगा दिस इज नोन एज कंबाइंड गैस इक्वेशन। चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दी कि P1 V1 अपॉन में T1 इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड दिस इज नोन एज कंबाइंड गैस लो। अब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वो आपको बड़ा इजी लगेगा, लेकिन उसमें चालाकी जब होगी तो वो बड़ा हार्ड लगेगा, ठीक है जी। ये शानदार मेथड है एसटीपी पे बोलो प्रैक्टिकल क्या नाम है, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने का। क्या होता है एसटीपी? जल्दी बोलिए, शाबाश हर्षिता। एसटीपी क्या था बेटे? हर्षिता एसटीपी टेम्परेचर एंड प्रेशर था, बिल्कुल। आज मैं लैब में प्रैक्टिकल करने चला जाऊं, वहां पर एसटीपी कंडीशन है कि नहीं है? अगर मैं आज स्कूल लग जाए और कल प्रैक्टिकल करने पहुंच जाऊं लैब में, तो वहां एसटीपी कंडीशन है कि नहीं है? बस इतना बता दो। यस और नो ही तो बोल रहे हैं। जवाब है नो सर। किसने वहां पर एसी लगवा के दिया हुआ है? एसटीपी कंडीशंस नहीं है। हम तो लैब में जाते हैं और मुंह चक के प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं, समझ आ गया? तो जो आपकी लैब की कंडीशंस है वो एसटीपी नहीं होगी। अब मान लो मैं वहां प्रैक्टिकल करवा रहा हूं और वहां का प्रेशर है P1, वहां मैंने कोई वॉल्यूम फाइंड आउट किया, वो कितना आया? P1। क्या मेरे लैब का टेम्परेचर फिक्स है? गर्मियों में और सर्दियों में फिक्स है लैब का? इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। जहां स्टैंडर्डाइज होती है वहां पूरे साल टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है जी। और वो ये रहा, कहां गया? अभी लिखा था एसटीपी, कहीं लिखा था मैंने 273, ये रहा, ये देखो दिख रहा है आपको। अब उसके बाद में आपने प्रैक्टिकल किया, P1 चेक कर लिया, T1 चेक कर लिया, वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर लिया, और अब आपको एसटीपी पे चेंज करना चाहते हैं तो एसटीपी पर P2 फिक्स होता है, T2 भी फिक्स होता है, लेकिन V2 फिक्स क्योंकि वो तो आपने चेंज करके देना है। तो अगर मैं आपको पहली 3 यूनिट और बाद वाली 2 यूनिट्स बता दूं तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो लो जी क्वेश्चन करा देता हूं एक आपको, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। ए गैस ऑक्युपाइज 600 ml, मतलब मुझे बी दिया हुआ है, सुनते जाना क्वेश्चन को। 600 ml एंड 760 mm Hg प्रेशर, 760
मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, तो मर्करी में दे रखा है प्रेशर, कोई बात नहीं। एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले बताओ मैं टेम्परेचर को किसमें चेंज करूंगा? केल्विन। हाँ जी, केल्विन में चेंज करूंगा। एंड नाउ इट विल बिकम 298। ओके जी, ओके। अब वो क्या कह रहा है? एट अनदर प्लेस द टेम्परेचर इज 10 डिग्री, तो ये T1 हो गया। अनदर प्लेस पे टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया, और आपने इसको बदल दिया 10 प्लस 273 इज इक्वल टू 283। एंड वेयर द वॉल्यूम इज 640। तो अब ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। नाउ फाइंड आउट द P2। क्वेश्चन मुश्किल है कैसा है? जल्दी बोलिए। इसमें आपने कुछ भी नहीं लगाना, जोर, और आप फटाफट बोल दोगे कि सर P2 इज इक्वल टू, ऊपर हो गया P1, V1, T1, T2 और V2। अब सिर्फ मुझे वैल्यूज रखनी है। P1 की वैल्यू 760, V1 की वैल्यू 600, T2 की वैल्यू 283, T1 की वैल्यू 98, और लास्ट में क्या हो जाएगा? V2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2? 640। काट पीट के जब आंसर निकालोगे, मैं वेस्ट किए बिना टाइम को बता देता हूँ, 67.6, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था। यस और नो? इंक्रीज, आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। लेकिन ये क्या हो रहा है? ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? 100%। अब ये क्वेश्चन मेरा गलत कैसे होएगा वो बता देता हूँ। नहीं, गलत कैसे होएगा? अगर मान लो मुश्किल डाल दूं, मैं धीरे से इस क्वेश्चन में डाल दूंगा एक्वस टेंशन। क्या डाल दूंगा? एक्वस टेंशन ऑफ द लेबोरेटरी और रूम इज क्या नाम है 20 mmHg, ये डाल दूंगा धीरे से। अब ये क्वेश्चन सबसे शानदार है। हमारे जो रूम का जो प्रेशर होता है वो फिक्स होता है, मान लेते हैं, लेकिन कभी ह्यूमिडिटी वाले दिन में महसूस किया है? ह्यूमिडिटी मतलब बताऊं हिंदी में? उमस। हाँ, उमस के दिनों में क्या होता है? चिपचिप होता है, सांस लेने में बड़ा मजा सा होता है ना, आराम से आ जाता है, इजीली आ जाता है। हाँ, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ना। अब असल में क्या है कि अब इस टाइम ह्यूमिडिटी नहीं है तो प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स हैं दे विल आल्सो क्रिएट एक्स्ट्रा टेंशन एंड दैट इज नोन एज, और जो टेंशन होगी वो ओवरऑल से क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो कल को अगर मान लो मैं आपको रूम टेम्परेचर या बता दूं, जो कि पता होगा 1 एटमॉस्फेयर में 760 होती है ना, मैंने धीरे से ब्रैकेट में क्या लिख दिया? 20 mm, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 760 में से माइनस करके निकालोगे तो कितना रह जाएगा? 740। कल को अगर कभी भी ये बात लिखी गई तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी, और ये आपको मिल जाएगी। अब न्यूमेरिकल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है जी, 8, 7 तक आपके। अब कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए, घर से करके लाने। आई विल चेक टुमारो कि आपने काम किया है कि नहीं किया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद रिलेशनशिप between density and molar mass of a gas. Okay, तो first of all start with ideal gas equation. क्या थे ideal gas equation? PV is equal to nRT, या आप ऐसा बोल सकते हैं n by V is equal to P upon RT। yes और no बोलो। P upon RT, nRT को नीचे कर दिया और इसको नीचे कर दिया। What is n? n is equal to number of moles। और कल परसों बताया था मोल्स का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे नए बैठे हुए। मोल्स होते हैं n, अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। किसी भी चीज के मोल निकालने हैं, चलो बता देता हूं कैसे। किसी ने मुझे कहा कि 8 ग्राम मीथेन के अंदर कितने मोल्स होंगे, ये उन बच्चों के लिए जो नए लगे हुए, ठीक है। तो 8 ग्राम मोल्स मीथेन में मोल्स पूछे हैं, तो n इज इक्वल टू ऊपर मैं लिखूंगा अमाउंट इन ग्राम, कितनी गिवन है 8 है, नीचे मोलर मास लिखूंगा। अभी बताया था मोलर मास कितना था 16, तो कितने मोल्स होंगे, तो जवाब है हाफ मोल। तो ये मेरे बच्चों को निकालना आना चाहिए। अब मुझे आपने बता दिया कि सर ये तो ये है, तो n इज इक्वल टू m अपॉन m, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास, ये इसकी डेफिनेशन है पूरा डिटेल। अब क्या करूं बताइए शाबाश। m अपॉन में v को अलग कर देता हूं और 1 अपॉन में m को अलग कर देता हूं और इधर p r t,
तो इसको इधर ही भेज दें, इससे बढ़िया तो यस और नो। तो इधर आ जाएगा आपके पास में m, इधर क्या आ जाएगा m/v। व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या चीज होती है? ये होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू pm और अपॉन में rt। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल बना के दूंगा। बुक ने पीछे पूछ रखे हैं न्यूमेरिकल, वहां नहीं समझा रखे जहां इसको पढ़ा रखा है, पीछे क्वेश्चन पूछ रखे हैं बुक ने, और बुक का ही सवाल है, आपकी बता देता हूं एक बार। तो अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप आता है तो ये रहा। और अगर कोई कह दे फाइंड आउट द मोलर मास, फाइंड आउट द मोलर मास, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d rt और अपॉन में pm। ये दोनों फॉर्मूला आपके चलते हैं। चलिए जी, एक क्वेश्चन करा देता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा कि हमें कुछ आता है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने अपनी रिस्पांसिबिलिटी कर दी। डेंसिटी ऑफ ए गैस एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 745 mm Hg इज, चलो जी डेंसिटी दे रखी है कितने पर? 65 डिग्री पर। तो टेम्परेचर बराबर 65 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं साथ के साथ चेंज कर देता हूं, किसमें? केल्विन में। 73 के बाद 83, 93, 03, 13, 23, 33 और उसके बाद में 338 है ना, ये लीजिए 338 केल्विन। प्रेशर ऑफ द गैस इज 745 mm Hg। ओके, हाँ जी कोई बात नहीं बेटे, फिक्स होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही होता है। और लास्ट आपके पास है डेंसिटी। डेंसिटी इज गिवन 1.56। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? 56 ग्राम पर लीटर। ओके, अब वो आपसे पूछ रहा है कि सर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस। क्या पूछ रहे हैं आपसे? मोलर मास बताइए। तो क्या चीज रहेगी जो गिवन नहीं है? हाँ जी, क्या चीज गिवन है? नहीं है, R। इस फॉर्मूले में n है ही नहीं। m तो मोलर मास पूछा ही हुआ है, और क्या गिवन नहीं है? R की वैल्यू। क्या? हाँ जी, आपके पास R की वैल्यू फिक्स है, जल्दी बोलिए। 0.0821। अब आपके पास दो तीन गड़बड़ है, लेकिन ये 0.081 ये चालाकी वाला न्यूमेरिकल है, बता रहा हूं। ये था लीटर में, एटमॉस्फेयर में, केल्विन इनवर्स में और मोल इनवर्स में। अब सुना, ये तो केल्विन में है, ओके। mmHg यहां एटमॉस्फेयर, हो गया गड़बड़? मैच नहीं हो रहा। सर ने तो R की दो ही वैल्यू बताई थी, तीसरी बताई नहीं थी। अब गड़बड़ ये हो गया कि मैं फंस गया। तो क्या मेरा बच्चा एटमॉस्फेयर में और mmHg में डिफरेंस बता देगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड mmHg? मैंने बताया था 1 एटमॉस्फेयर में कितने mmHg होते हैं? अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता हूं तो आप लोगों का जो मिलीमीटर मरकरी है वो 760 तक अप हो जाएगा, 760 मीटर। तो क्या मैं चेंज कर दूं इसको? जल्दी बोलो। तो नाउ द प्रेशर इज, कितना दिया हुआ आपको प्रेशर? 745 और अपॉन में क्या कर दोगे? और आगे क्या लगा दोगे? एटमॉस्फेयर। नाउ द एवरीथिंग इज क्लियर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। R का वैल्यू मैं चेंज नहीं कर पाता क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट था। मैंने प्रेशर को किसमें चेंज कर दिया? एटमॉस्फेयर। अब तो बच्चों वाला सवाल है, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज इक्वल टू D RT बाई PM। हाँ जी, PM नहीं, P और D ये कर लो ना, P के साथ M तो रहेगा। ये था DRT अपॉन में P, मैंने जल्दी में P लिख दिया। चलिए D कितना है बोलो? 1.56। R कितना है? 0.821। T कितना है? 338 और अपॉन में लास्ट प्रेशर, प्रेशर है 745 अपॉन 760 और इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर विल बी 44.17। इसके लिए अपने टाइम नहीं खराब करते, ठीक है जी। तो ये आपके पास ओवरऑल न्यूमेरिकल है। कोई भी डाउट आए तो बताइए शाबाश। थोड़ी सी स्पीड आज तेज है क्योंकि आज हल्का सा फास्ट करवा देगा। अब आज का लास्ट, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ जाओ जी बोर्ड पर। बड़ा अच्छा शानदार रूल है और इस पे न्यूमेरिकल पक्का आएगा, कोई भी स्कूल हो चाहे वो। बता देता हूँ आज, पहले ही इंपॉर्टेंट बता दो, बिल्कुल करवाए ना तो ये आएगा पेपर में। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बड़ा ही सिंपल सा एक रूल है, पर न्यूमेरिकल अगर टीचर अपने वाले पे आ जाए तो इसका न्यूमेरिकल बाउंसर है, भयंकर बाउंसर, ठीक है जी। जो बच्चे डरते हैं जनरली करने में, आ जाओ जी इधर।
अब आपने क्या पूछा कि सर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। मेरे पास एक कंटेनर में 3 गैसेस पड़े हैं, एक है गैस ए, एक है गैस बी और एक है गैस सी। तो अंदर का जो टोटल प्रेशर है वो किस गैस की वजह से होएगा? सबका सम होएगा। बड़े आसान सा सवाल था इसको। तो रूल तो बड़ा सिंपल सा है, इफ 2 और more than 2 non-reactive gases are mixed together, then the total pressure of the mixture is always equal to the addition of partial pressure of all the gases। अब इसका मतलब क्या है? अगर 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस को आप किसी कंटेनर में भर देते हो तो उस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो हर गैस के, सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के एडिशन के इक्वल होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? पार्शियल प्रेशर का मतलब मेरा हिस्सा। अगर इसका प्रेशर है 10, इसका है 8 और इसका है 7 तो मेरा टोटल प्रेशर 25 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चा कहते हैं बड़ा आसान सा रूल है, पर एक बात है यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, क्योंकि अगर रिएक्टिव होगी तो क्या होगा दिखा देता हूं। अगर कल को गैसेस रिएक्टिव हुई, जैसे H2 plus Cl2 is equal to क्या होता है 2HCl, ये दोनों गैसेस हाईली क्या है, ये रिएक्शन करके एक तीसरी गैस बना देंगी। ये सुनो, क्या इसका प्रेशर और इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम होएगा? तो जवाब है रिड्यूस हो जाएगा। ये अलग कुछ और कमाल करती, ये अलग कुछ और कमाल करती बजाय मिक्स होने के, इसलिए गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। चलो जी अब मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसका मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर क्या है कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और अगर आप इसको A, B और C लिख दें तो मेरे को भी बजा जाएगा, क्योंकि मैंने वहां ABC सिखाया है। तो मेरे पास मिक्सचर में कितनी गैसेस हैं बताइए शाबाश? 3, एक है A, एक है B और एक है C। 3 गैसेस हैं। अब आराम से सुनना, बिल्कुल आवाज को बंद करके। किसी ने बोला सर A का प्रेशर कितना होगा? मैंने कहा PV इक्वल टू है ना? तो क्या आइडियल है तीनों? क्योंकि मैंने तो रियल पढ़ानी शुरू ही नहीं करी अभी। तो अगर मैं फर्स्ट गैस की बात करता हूं तो वो PA है। PV इज इक्वल टू nRT। तो मोल्स तो फिक्स है, V वॉल्यूम भी फिक्स है, और यह क्या हो जाएगा R और P। चलो जी, A के मोल्स मान लेते हैं, A मोल्स Na मोल्स है। A के कितने मोल्स? अमाउंट तो अलग अलग हो सकती है, वॉल्यूम फिक्स है, R भी फिक्स है और P भी। तो PB के लिए बताओ क्या हो जाएगा? NB और अपॉन में RT, और C के लिए कितना हो जाएगा? NC और अपॉन में RT। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गई बात। इतनी सी तो बात समझानी थी मुझे। अब बच्चा क्या कहता है? अब बच्चा कहता है सर डाल्टन्स लॉ को पकड़ लो। क्या था? डाल्टन्स लॉ था P टोटल इज इक्वल टू PA PB PC। इन तीनों की वैल्यूज ऊपर उठा के रख दो। क्या हो जाएगा बोलो फिर? NA अपॉन में VRT, प्लस बोलते जाओ मुझे अच्छा लगेगा, NB अपॉन में VRT, और प्लस में NC अपॉन में कुछ कॉमन दिख रहा है RT और V, RT अपॉन V। कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा गलती से गलत लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। तो NA प्लस NB प्लस NC, और यहाँ क्या आ गया RT बाई V। यहाँ तक क्लियर है माइंड में? इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो 4। अगर उसको 1 देते हो तो 2 3 4 5 को मर्जी है आपकी। अब सर क्या करें, देखो इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो 4 से कर दो। कौन सी है 1 बोलो? PA, और ये कौन सी है? PT इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा हुआ है? NA RT अपॉन में V। यहां तक समझ में आ गया? इधर क्या लिखा हुआ है बोलो? NA प्लस NB प्लस NC, और ऊपर क्या पहुंच जाएगा? और नीचे V से भी RT से RT। अब मुझे आराम से देख के याद करके बताओ कितने बच्चों को पहला चैप्टर याद है? कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं है उनके लिए तो मैं खड़ा हूं। आप ये बताओ ये क्या चीज है? दिस अपॉन दिस, फर्स्ट चैप्टर हिंट में दे दिया, मोल फ्रैक्शन। वेरी गुड, आवाज आई हल्की सी। ये मोल फ्रैक्शन है। क्या है? मोल फ्रैक्शन, जिसको तुमने फर्स्ट चैप्टर में मोलारिटी पढ़ी थी, नॉर्मेलिटी पढ़ी थी, मोलारिटी पढ़ी थी, उसके बाद मेरे बच्चों ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब था
टोटल किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने टोटल मोल्स हैं उनमें से मेरा हिस्सा कितना है ना। आज मैंने आपको याद कैसे कराया था कि हमने एक चैरिटी इकट्ठी करी, टोटल 10,000 इकट्ठी करी है ना, सारे बच्चों ने मिलके। मास्टर को थोड़ा छोड़ दोगे, पहले तो सर आपसे शुरुआत करेंगे। लाओ कितने लिए मेरे से 1000, सही है ना। तो अब मेरा हिस्सा कितना है तो तुम फटाक से बोल दोगे 1000 अपॉन 10,000, दैट इज मोल फ्रैक्शन। और अब बोल के दिखाना, इसलिए याद करवाया था ऐसे। तो मेरा हिस्सा कितना है 1000, मतलब मेरे मोल अपॉन टोटल मोल। तो ये भी तो यही है, ए के मोल अपॉन टोटल मोल। देखो ध्यान से, टोटल है ना, कितने कंपोनेंट थे 3, ए के मोल अपॉन टोटल मोल बराबर ए की मोल फ्रैक्शन। इसको मैंने एक्स से दिखाया था, यस और नो। तो व्हाट विल बी माय फॉर्मूला, जल्दी बोलिए। पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इनटू पी टोटल, ये मेरा फॉर्मूला है। अब एक बार और बता देता हूं, इक्वेशन 2 को डिवाइड करके 4 से, आपको अच्छा लगेगा, बार बार नहीं करूंगा। बस इधर बताओ क्या है, पी बी अपॉन में पी टोटल, इधर क्या हो जाएगा एन बी, नीचे क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और इधर आर टी अपॉन बी और मल्टीप्लाई बाई वी अपॉन आर टी। सही है, आर टी से आर टी, बी से बी। तो मेरे पास क्या रहेगा पी बी अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एक्स बी, और पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी टोटल। यस और नो बोल दो। यस। और लास्ट एंड फाइनल पी सी क्या हो जाएगा, बोलिए शाबाश, एक्स सी पी टोटल। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला है। मैं आपसे न्यूमेरिकल कैसा पूछूंगा उसके लिए रेडी हो जाओ। बिल्कुल न्यूमेरिकल करवा देता हूं अभी। न्यूमेरिकल में गैसेस भी आ जाएंगी, लिसन लिसन लिसन, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। मैं आपको दोनों रास्ते बता देता हूं, आसान वाला भी और मुश्किल वाला भी। आ जाओ, बुक वाला न्यूमेरिकल कराएंगे क्योंकि वो आप लोगों को पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन है मेरे पास में कि मेरे पास एक मिक्सचर है नियोन और डाइऑक्सीजन का, नियोन और डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन मतलब O2, लल्लू बढ़ा रखा है मतलब है ना, O2 गैस और नियोन का मिक्सचर है। ये रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है, मुझे बताओगे। नॉन रिएक्टिव है, कैसे पता लगा? हाँ, इसमें नॉन रिएक्टिव लेते हैं, बिल्कुल गलत जवाब है ये। कैसे पता लगा? हाँ जोर से बोले, मयूरी बोल रही है। ऐसा उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से। कौन बताएगा? मनमीत। नोबल गैस है। हाँ बोल, हाँ बोल बोल बोल। थक गई? चल कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, ठीक है, बाय। अच्छा बोल बोल के थक गई? हाँ बोल बोल, फिर टॉप तेरी आ जाएगी, बता जल्दी से क्या कह रही है। अच्छा ठीक है ओके। तो ये जो गैस है आप लोगों की, दोनों मिक्सचर, ये आपका नियोन का और डाइऑक्सीजन का, ये नॉन रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि नियोन नोबल गैस है और नोबल गैस इज इक्वल टू इनर्ट गैस। याद आया? जो रिएक्शन नहीं करती, 6 गैसेज है वाले, बस इनर्ट, ही, नी, अर, कर, जी, रन, इनको शॉर्टकट याद करा। ये नोबल है या इनर्ट है? इनर्ट मतलब निकम्मी, निकम्मी मतलब जो काम नहीं करती। और हमने कौन सा इनसे बर्तन धुलवाने, यार खानी मेरी, हमने तो रिएक्शन करवानी थी। मैंने नियोन से पूछा क्या रिएक्शन कर लेगी, क्या जवाब आया? नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा तो नाम ही क्या है, इनर्ट है। थैंक यू। अब वो कह रहे हैं इन दोनों के मिक्सचर को हमने भरा, और कितने कितने ग्राम को, तो नियोन के 167.5 ग्राम। क्या मैं इसको ए गैस मान लूं? क्या मैं इसको बी गैस एज्यूम कर लूं? तो ये मेरे पास हो गया मास ऑफ ए गैस, और मास ऑफ बी गैस इन्होंने दिया हुआ है 70.6। अब वो क्या कह रहे हैं आपको, इफ टोटल प्रेशर इज 25 बार, कितने बार? तो फिर कैलकुलेट पी ए एंड पी बी, पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करो, पी ए और पी बी को कैलकुलेट करो। दिस इज योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका इतना सा। अब शुरू करते हैं, आ जाओ। अब मेरे से आपने सबसे पहले पार्शियल प्रेशर के फॉर्मूले बताने हैं, पता है? जल्दी बोलो। पीए बताने के लिए सर को पी टोटल चाहिए, क्या पता है तुम्हें पी टोटल? सेकंड नंबर पे क्या चाहिए? एक्स ए, और एक्स ए क्या होता है अभी तुमने बताया, मेरे मोल अपॉन
टोटल मोल। शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये देखो जी, एक्स ए इज इक्वल टू ए के मोल और अपॉन में हाँ जी टोटल मोल, गलत मत बोलो, ठीक है जी, ए के मोल अपॉन में टोटल मोल। अब क्या करेंगे, शाबाश, अब आपके पास ए के मोल फाइंड आउट करके आओ। ए के मोल के लिए मैं पहले ही अलग से कर लेता हूं, कह लीजिए ए के मोल इज इक्वल टू ए की अमाउंट इन ग्राम अपॉन में ए का मोलर मास। कितनी है जी ए की अमाउंट इन ग्राम, लिखी पड़ी है 167.5 और नियोन का नंबर क्या था, नियोन का नंबर क्या था 10। नकल बहुत जल्दी मार लेते हो, दिख रहा है 10 और मास कितना हो गया डबल, दैट इज 20। सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, आता है 2 से डिवाइड करना। पॉइंट तो मैं यहां कर देता हूं, 16 का आधा 8, वेरी गुड, और 75 का आधा 70 का आधा, चलो 35, 75 का आधा 37.5। आंसर आएगा 8.37। देखा, कोई मुश्किल बात नहीं थी। फिर किसी ने कहा बी के मोल बता दो, बी की अमाउंट इन ग्राम कितनी है, जल्दी बोलिए, और बी का मोलर मास कितनी है अमाउंट। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 2 सा 32 का टेबल आता है, 32 1 सा 32, 32 2 सा 64, ये अप्रोक्सीमेटली 2.2 के आसपास जाएगा। इतना लिखा हुआ है क्या सर, इतनी है 2.21। अब क्या टोटल मोल्स बता दोगे, ए के मोल प्लस बी के मोल। ए के कितने हैं 375 और बी के कितने हैं, टोटल कितने हो गए 10.585। ये होना चाहिए मेरे सामने, देख लो मैं चेक कर लूं 585। अब बताइए कि मोल फ्रैक्शन कितनी है। अब पहले ही निकाल के रख लो, फॉर्मूले के लिए क्या जरूरत है, मोल फ्रैक्शन का मतलब मेरे मोल अपॉन मेरे मोल कितने हैं 8.37 और 5 अपॉन में हाँ जी 10.8, हाँ जी क्या हो जाएगा 5.8, सॉरी कोई बात नहीं 5.8 सही है बिल्कुल। अब ये 10.5 है, वो 8.3 है। अगर 8/10 होता तो आंसर कितना होता 4/5। हाँ 4/5 का मतलब 0.8 है ना, 8 ही होता है, 8/10 होता 0.8। थोड़ा सा 8 से कम हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, ऊपर वाली थोड़ी सी कम है। थोड़ा सा कम मतलब 0.78 कर दो, 79 कर दो, 7 नहीं कर दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। मेरे को कितना दिया हुआ है 79 दिया हुआ है। अब ये मैंने चलो जी 79 लिख दिया। अब x भी कैसे निकालूं वो तुम बताओगे, शाबाश। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा the addition of mole fraction of all the component present in the solution is always equal to, इससे हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। x b निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा 1 में से माइनस कर दूंगा, बस समझ में आ गई 0.21 और मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.79 इज इक्वल टू 0.21। अब किसी ने कहा a का प्रेशर बता दो, तो a का पार्शियल प्रेशर बराबर x a और b टोटल। x a मेरे को सर ने बता दिया 0.79 और हाँ जी मल्टीप्लाई बाय सॉरी कितना 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो शायद आएगा 19.75, यस और नो, ठीक है। अब बताइए मैं p b कैसे निकालूं जल्दी से, वेरी गुड, और तुम्हारे से भी आसान मेरे को आता है एक तरीका, 25 में से माइनस बिल्कुल। टोटल गैसें कितनी थी मेरे बेटे 5/25, टोटल गैसें कितनी थी 2 थी। टोटल प्रेशर कितना था 25 था। अगर वो ए गैस मैं हूं और मेरा प्रेशर 20 है तो तेरी वजह से कितना होगा, ऑब्वियस बात है 5 होगा। तो दूसरा तरीका ये कि मल्टीप्लाई से बचना है तो सर आपको हर बार मल्टीप्लाई से बचा देंगे। तो दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। घर से पढ़ के आओगे बिल्कुल, नहीं तो फिर कल तक का पार्ट लिख हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, हैव अ नाइस डे।